रुद्र ने भी चौंकते हुए कहा, 5वें स्टेज की शक्ति, वो भी शौर्य के पास? नहीं, ये जरूर कोई सपना है। 3 दिन पहले तो वो केवल 3rd स्टेज के 3rd लेवल की शक्ति पर था, और एनर्जी बैज नष्ट होने के बाद भी ऐसी शक्ति? नहीं, ये नहीं हो सकता। वहां खड़ा हर सैनिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि शौर्य के पास ऐसी शक्तियां हैं। कुछ संथाई सैनिक जो हेमंत और रुद्र के साथ खड़े थे, वो अब भी शौर्य को अपने वंश का महान योद्धा मानते थे। वो ये सब देखकर खुश हो रहे थे। रुद्र और हेमंत को लगा जैसे एक जोर की आंधी तुरंत ही उनके बगल से गुजरी। आंखें खोली तो बगल के 2 सैनिक जमीन पर गिरे पड़े थे और बाकी पीछे हट चुके थे। पीछे हटने वाले सारे सैनिक संथाई वंश के थे। शौर्य अपनी तलवार लिए उन दोनों के सामने खड़ा था। दोनों एक साथ घोड़े से उतरे और उसकी तरफ तलवार करके वार के लिए तैयार हो गए। वो बिना किसी डर के हाथ में चमचमाती तलवार लिए मुस्कुरा रहा था। हेमंत ने शौर्य से पूछा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, बताओ ये शक्तियां तुमने कैसे पाई? अब तक व्योम लोक में ये संभव नहीं हुआ है। शौर्य ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, तुम दोनों का मरना तो तय है। ये कहते हुए शौर्य ने अपनी तलवार से चारों ओर की हवाओं से एक चक्र बना दिया, मानो हवाओं का कोई दिव्य चक्र हो और वो अपनी तलवार लिए उसके बीच में। जब शौर्य ने वार किया, वो चक्र तलवार में समाकर हेमंत के सीने से निकल गया। हेमंत के सीने से निकलकर फिर से शौर्य की तलवार में समा गया। इससे पहले कि रुद्र प्रताप शौर्य पर वार करता, ठीक वैसे ही शौर्य ने रुद्र प्रताप पर भी वार किया। दोनों टीले के नीचे ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। जो भी सैनिक पीछे हट गए थे, उनके पसीने छूट रहे थे। ये संथाई सैनिक संग्राम सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ते थे। उन्हें शील फैमिली के योद्धाओं के साथ देखकर शौर्य को सारी बात समझ आ गई। सबकी बोलती बंद हो गई थी। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शौर्य ने बाकियों के पिल्स को इकट्ठा किया और अपने पास रख लिया। उसने बचे सैनिकों से कहा, तुम सब लौट जाओ और जाकर बता दो कि मैं आ गया हूं। शौर्य विजय। जिसने भी व्योमलोक की सत्ता के लिए संथाई फैमिली को धोखा दिया है, उसकी मौत निश्चित है। सबको लगा कि शौर्य ने अपने बारे में कहा कि वो आ गया है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि ये स्वॉर्ड गॉड शौर्य विजय अपने लौटने की बात कर रहा है। शौर्य के एनर्जी बैज की चमक बढ़ गई थी। बाकी सैनिक लौटने लगे। शौर्य फिर से उस टीले पर खड़ा होकर दूर उन्हें देखता रहा। एक सैनिक ने देखा कि शौर्य की चमचमाती तलवार धीरे धीरे उसके हाथ का हिस्सा हो गई। वहीं दूसरी तरफ चारुलता ने सुजान को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हेमंत और रुद्र प्रताप के साथ सैनिकों को भेजने के बाद सुजान खुद में परेशान होकर बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था। सालों से मेहनत करके आज इस जगह पहुंचा हूं। आने वाले दिनों में व्योमलोक की सत्ता भी हमारे हाथ में होगी, लेकिन इन सब के बावजूद शौर्य बच कैसे सकता है? जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुजान शौर्य के मौत की खबर सुनने को बेताब हो रहा था। चारुलता ने सुजान को बताया, संग्राम जी आए हैं, उनसे मिल लो, और कमरे में चली गई। सुजान सिंह ने गुस्से में संग्राम से कहा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? शौर्य अभी भी जिंदा है? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताइए, ये हुआ कैसे? संग्राम ने भी इस बात हैरानी जताते हुए कहा, मैं भी हैरान हूं। सारी चीजें हमारे हिसाब से हुई थी, फिर ये कैसे मुमकिन है? तभी सुजान ने गुस्से में कहा, वही तो संग्राम जी, सब तो आपके ही हिसाब से हुआ था। सुजान के तंज पर संग्राम ने जवाब दिया,
मेरी वफादारी पर शक है आपको? संथाई फैमिली की सत्ता मिलते ही उसके आधे पर आपका हक होगा। जहां तक आपके शक का सवाल है तो आप मेरी वफादारी देखेंगे। मन ही मन सुजान ने कहा, जो अपने परिवार का नहीं हो सका वो वफादारी की बात कर रहा है। उसके बाद उन्होंने संग्राम से कहा, तो फिर साबित कीजिए अपनी वफादारी। मुझे शौर्य चाहिए, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। कहते हुए सुजान वहां से निकल गया। सुजान के जाते ही चारुलता कमरे में आई और संग्राम को पानी का ग्लास देकर बोली, गोरखनाथ को शौर्य ने मार गिराया है। जब से उन्होंने ये जाना है तब से गुस्से में है। अब आप ही कुछ कीजिए। बिना कुछ कहे संग्राम वहां से अपने कमरे में चला गया। संग्राम की आंखों में बदले की आग जलने लगी। उसने खुद से ही कहा, मेरे सालों की मेहनत ऐसे बेकार नहीं जा सकती। एक एक दिन जो मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जिया है उसे मैं ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। जब तक ये सारे संथाई मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे संथाइयों का उत्तराधिकारी नहीं मान लेते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। संग्राम जितनी बार कुछ कहता लगता जैसे वो अभी ही किसी से अपमानित होकर आया हो। दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर की ओर देखते हुए और अपने बेटे को याद करते हुए संग्राम ने कहा, तुम्हारे दादा भी संथाई फैमिली में उतने ही शक्तिशाली थे जितना और कोई नहीं हो सकता था। संग्राम के पीछे एक 18 साल का योद्धा खड़ा था। उसके सीने पर पीले रंग का एक कवच था जिसके बीचों बीच एक गोलाकार चिन्ह बना था। 2 तलवारों के टकराने का दृश्य, संथाई फैमिली का चिन्ह। बाजुओं पर खंजर रखने के लिए कपड़े को सिला गया था। दोनों बाजुओं में एक एक खंजर रखे थे। उसकी चमकती ललाट पर लगा लाल टीका उसके चेहरे की चमक को और भी बढ़ा रहा था। दीवार पर टंगी तस्वीर को देखते हुए उस योद्धा ने कहा, दादाजी के सपने को हम साथ में मिलकर पूरा करेंगे पिताजी। ये योद्धा कोई और नहीं, संग्राम का बड़ा बेटा था, शक्ति सिंह, 3रे स्टेज के 1st लेवल का योद्धा। शक्ति ने आत्मविश्वास के साथ बड़े जोश में कहा, हमारे हिस्से का सब कुछ हम वापस लेंगे। अब शक्ति सिंह को मात देना किसी शौर्य के बस की बात नहीं। 2 साल बाद अपने मामा संजीवन सिंह के यहां से शक्ति सिंह लौट आया था। उसे योद्धा के वेश में देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शक्ति सिंह है जो उम्र में बड़ा होने पर भी तलवारबाजी के वक्त शौर्य से पिटाई खाता था, जिसका मजाक अक्सर विक्रम और शौर्य मिलकर उड़ाते थे। अपनी पुरानी बातें याद करते हुए शक्ति ने गुस्से में कहा, पिताजी, शौर्य ने मुझे जितना बेइज्जत किया है उसका हिसाब भी उसे चुकाना होगा। यह सुन संग्राम ने कहा, तुम अभी अभी आए हो, थक गए होंगे, आराम कर लो, फिर सुजान सिंह से मिलने जाना होगा। संग्राम इतना कहकर वापस से शौर्य के बारे में सोचने लगा। अगर सच में शौर्य गोरखनाथ को मार चुका है तो क्या मेरा बेटा शक्ति उससे लड़ पाएगा? क्या शक्ति को शौर्य से लड़ने के लिए भेजना सही निर्णय होगा? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं भेज सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हेमंत और रुद्र प्रताप ही शौर्य को पकड़ ले या मार डाले तो सारी परेशानी ही खत्म। शक्ति को भेजने की नौबत ही नहीं आएगी। मन ही मन ये सोचकर संग्राम ने थोड़ी सी राहत ली। लेकिन अब तक न ही सुजान सिंह को खबर थी और न ही संग्राम को कि उनके सपने टूटने वाले हैं। वो सैनिक जिन्हें शौर्य ने जिंदा छोड़ दिया था, उनके अलावा किसी को कुछ पता नहीं था कि हेमंत और रुद्र प्रताप मारे जा चुके हैं। शौर्य के दुश्मनों को अब तक खबर नहीं थी कि कौन सा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। इस समय पूरे व्योमलोक में अभी तक किसी को यह पता नहीं था कि देवराज और देवयानी कहां गायब हो गए थे, और ना ही इस बात का कि जितेंद्र, रंजीत और विक्रम कहां हैं। बस माँ ही थी जो सीक्रेट रूम में थी
लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। पूरा व्योमलोक ये समझ रहा था कि शौर्य ने नयनतारा के साथ गलत किया है और माही उससे प्रेम करती है। वहीं दूसरी ओर हेमंत और रुद्र प्रताप को मारकर शौर्य फिर से सीक्रेट रूम में पहुंचा। उसे 10,000 साल पहले की बातें तो याद आ रही थी, लेकिन इस बार नयनतारा ने जो बातें कही थी उसके बाद का कुछ याद नहीं था। शौर्य ने माही को हेमंत और रुद्र प्रताप के साथ हुई लड़ाई की पूरी बात बताई। माही ने उदास होते हुए शौर्य से कहना शुरू किया, उस रोज जब जितेंद्र चाचा ने मुझसे पूछा था तब मैं झूठ नहीं बोल पाई। मुझे मालूम है आप मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं तो। माही और कुछ कहती, इससे पहले शौर्य ने उसकी सारी बातें नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता है जितेंद्र चाचा को कहां लेकर गए हैं? रंजीत काका कहाँ है? उसे सोच में डूबा देखकर माही ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आप 3 दिन में ही पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हो। 3 दिन पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे आप इतना प्रेम कर रहे हैं वही आपके साथ विश्वासघात करेगी। शौर्य माही पर झल्लाया, मुझे तुम कहकर क्यों नहीं बुलाती? मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि आप मत बोला करो। और फिर मायूस होते हुए बोला, मैंने तुमसे कभी कुछ ऐसा तो नहीं कहा था जिससे तुम्हें लगा हो कि मैं प्रेम में हूं तुमसे। फिर तुमने क्यों कहा ऐसे? माही की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपने दिल की बात बताई, मुझे नहीं मालूम कि इतना बुरा हो जाएगा। शौर्य ने कहा, लेकिन तुम्हारे दिल की बात तुमने कहकर पूरे संथाई फैमिली को संकट में डाल दिया। माही ने पहली बार अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची करते हुए कहा, ये सब मेरे प्रेम के कारण हुआ या नयनतारा के षड्यंत्र के कारण? माही ने आज से पहले कभी शौर्य से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि माही ने किसी से ऊंची आवाज में बात की हो। शौर्य से तो हरगिज नहीं। शौर्य को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा कह दिया है, लेकिन माही आज खुल के सब कुछ कह देना चाहती थी। उसने आगे कहा, जब आपकी शादी के बारे में सुना था, मुझे तभी से आपका और नयनतारा का रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन आपको वो पसंद आने लगी थी, इसलिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जब मैं उसे देखती थी, मुझे लगता था मानो कुछ छुपा रही हो हमसे। और देखो, आज उसकी वजह से हम कहाँ हैं? अपना घर छोड़कर, अपनों से अलग, इस सीक्रेट रूम में। माही अपनी बातें कहकर कमरे की दीवारों और छतों पर बनी नक्काशी देखने लगी। शौर्य और माही बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ बड़े हुए थे, लेकिन माही ने युद्ध कला नहीं सीखी थी, लेकिन शौर्य को हमेशा प्रैक्टिस करते देख लिया करती थी। उसने खुद से कितनी बार कहा था कि काश वो विक्रम होती तो हर समय शौर्य के साथ होती, हर युद्ध में साथ होती। लेकिन आज जब पूरी फैमिली की कोई खोज खबर नहीं है, तब माही ही उसके साथ है। शौर्य माही की बातों को समझकर थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, भले ही मैंने कुछ योद्धाओं को मार गिराया है, लेकिन मुझे और शक्तियां बढ़ानी होगी, और भी पिल्स चाहिए होंगे। ये कहते हुए शौर्य ने पिल्स निकालकर उन्हें खा लिया। जैसे ही उसने पिल्स खाई, एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगी। माही ने नक्काशी देखना छोड़कर शौर्य की ओर देखा। एक ही दिन में माही बहुत से चमत्कार देख चुकी थी। शौर्य का जिंदा होना, गोरखनाथ को मार गिराना, उसके जख्मों का ठीक होना, सुरक्षा कवच बनाना, और अब पिल्स को रिफाइन करना। माही को पता था कि पिल्स को अगर रिफाइन नहीं किया गया तो उसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। शौर्य के शरीर में बहती रोशनी को देखकर माही ने कहा, ये नीली रोशनी शौर्य की शक्तियां घटा देंगी। जब तक रिफाइन करके सुनहरी रोशनी का रक्त प्रवाह नहीं होगा, तब तक शक्तियां नहीं बढ़ेंगी। इतना कहकर वो थोड़ी दूरी पर बैठकर शौर्य को एक टक देखती रही। शौर्य ने
अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में मग्न होने लगा। नीले रंग की रोशनी एकाएक बढ़ने लगी। कुछ देर तक माही को यह नॉर्मल लगा, लेकिन लगातार बढ़ती रोशनी को देखकर माही को थोड़ा सा डर लगने लगा। उसने सोचा, ये रोशनी इतनी क्यों बढ़ रही है? माही चाहती थी कि शौर्य की आंखें खुले और वो इस नीले रोशनी से बाहर निकले या इस रोशनी को अपने शरीर से बाहर निकाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। एक साधारण कल्टीवेट करने वाला इंसान किसी भी पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन शौर्य कोई साधारण योद्धा नहीं था। दूसरी तरफ उन सैनिकों के लौटते ही दहशत के साथ ये बात फैल गई कि शील वंश के 2 और योद्धा मारे गए। जिस सैनिक ने आखिरी में शौर्य की तलवार देखी थी, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। एक अजीब सा डर उसकी आंखों में था, जैसे उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। सुजान सिंह ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने मेज पर रखे फूलदान पर जोर से हाथ मारा और वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। ये कैसे हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? है कोई जिसे पता हो कि क्या चल रहा है? हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वो भी एक 16 साल के लड़के से। सुजान सिंह के गुस्से को देखकर अभय भी घबरा गया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, ऐसा लगता है कि पहले की तरह ही हमें उसे हर तरफ से घेरना होगा। वार करने का उसे कोई भी मौका ही नहीं देना होगा। अभय की बातें सुनकर सुजान का गुस्सा कम नहीं हुआ। बाकी सैनिकों में जिन्होंने शौर्य को देख लिया था, उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। वो सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। एक सैनिक ने दूसरे से धीमी आवाज में कहा, पागल है सारे, हमारे साथ वालों ने भी चारों तरफ से ही घेरने की कोशिश की थी, कोई जिंदा नहीं है। दूसरे ने उसे जवाब दिया, चुप हो जाओ, हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा, नहीं तो ये फिर से हमें उससे लड़ने भेज देंगे। पहले ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक कहते हो, पहली बार तो बच भी गए थे, अब तो पक्का मारे जाएंगे। जिस सैनिक ने शौर्य की तलवार देखी थी, उसने उनसे कहा, इन्हें नहीं मालूम किस आफत से लड़ने जा रहे हैं, इनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी तलवार उसके दुश्मनों के खून की प्यासी है। वो सैनिक बोलते बोलते सदमे में आकर अचानक ही वहीं गिर गया। सबके सामने ही वो फर्श पर छटपटाने लगा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अभय दौड़कर उस सैनिक के पास आया। सुजान चिल्लाया, जल्दी से कोई इसे वैद्य के पास लेकर जाओ, इससे बेहतर है कि ये सारे युद्ध में ही मारे जाते। अभय ने बाकी सैनिकों को उसे ले जाने को कहा। जाते जाते वो सैनिक कुछ तो बुदबुदा रहा था। तलवार। जो भी सैनिक एक साथ लौटे थे, वो सभी उस सैनिक को लेकर वहां से निकल गए। उस सैनिक के जाते ही सुजान फिर से गरजा, है किसी के पास कोई उपाय जिससे हम हमारे दुश्मन को खत्म कर सके? पूरा कमरा खामोश था, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। संग्राम का भी हाल कुछ ऐसा ही था। जब से उसने सुना था कि हेमंत और रुद्र प्रताप के साथ बाकी कुछ सैनिक भी मारे गए हैं, वो सकते में आ गया था। घोड़े पर सवार होते हुए संग्राम ने शक्ति से कहा, कल तक जिसके पास उठकर खड़े होने की शक्ति नहीं थी, आज 3 दिन बाद उसने अच्छे अच्छे सैनिकों को मार गिराया। कोई और रहस्य है जिससे हम अनजान हैं। शक्ति ने कहा, पिताजी, जब शौर्य कम उम्र में उससे बड़े भाई को हरा सकता है, तब तो बहुत से ऐसे रहस्य होंगे जो हमारे पहुंच से परे हो। संग्राम ने कहा, ठीक कहते हो, देवराज ने हमारे फैमिली के रहस्यों को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने अपने बेटे को सारे रहस्य बता दिए होंगे। ये कहते हुए संग्राम ने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। शक्ति ने पूरे जोश में कहा, पिताजी, अब हमें शौर्य से सारी शक्तियां ले लेनी है
और सारे रहस्य भी। जब हम सारी शक्तियों को जान जाएंगे तब शील फैमिली को आधी संथाई फैमिली की संपत्ति भी नहीं देनी होगी। उन्हें भी हम अपना गुलाम बना लेंगे। शक्ति की बातें सुनकर संग्राम को यकीन नहीं हुआ कि ये उसी का बेटा है जिसे युद्ध और तलवारों से डर लगता था। आज वो पूरे व्योमलोक पर राज करने की बात कर रहा है। शक्ति ने भी घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। चारों तरफ कुछ और पेड़ खुद ब खुद जल चुके थे, उनकी राख हवाओं में उड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर में जब किसी ने सुजान सिंह का जवाब नहीं दिया तब नयनतारा आगे आई और अपनी तलवार निकालकर बोली, वो फिर से मेरे ही हाथों मरेगा, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। पिताजी, मैं जाऊंगी और इस बार उसका सिर धड़ से अलग करके ही लौटूंगी। सुजान ने नयनतारा को रोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, वक्त आने पर तुम्हें युद्ध के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले कि सुजान आगे कुछ और कहता, बाहर खड़े कुछ सैनिक चौंक गए। एक रोशनी कमरे की ओर बढ़ने लगी, सुनहरी रोशनी। सब के सब इस रोशनी को देखते ही अपनी अपनी तलवार लिए तैयार हो गए। सैनिकों को डर से तलवार उठाते हुए देखकर सुजान ने भी अपनी तलवार निकाल ली। एक सैनिक ने घबराकर कहा, ये रोशनी यहाँ कैसे आ सकती है? ये शौर्य के एज़्योर रेनबो तलवार की रोशनी थी। एज़्योर रेनबो तलवार की रोशनी? कहते हुए नयनतारा ने तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अभय भी तैयार हो चुका था। सुजान, नयनतारा, अभय तीनों ने एक दूसरे को देखा। दरवाजे के पास तलवार लिए खड़ा सैनिक दरवाजे से बाहर झांका तो देखते ही डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। एज़्योर तलवार लिए कोई कमरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे सैनिक ने घबराते हुए पूछा, अरे लेकिन क्या? पहले सैनिक ने दरवाजे की तरफ से हटते हुए कहा, लेकिन वो शौर्य नहीं, कोई और है। कोई और है? ये सुनते ही सबके मन में एक अनजान सा डर समा गया। अभय ने नयनतारा और सुजान की ओर देखकर कहा, मैं कहता था शौर्य हो ही नहीं सकता। ये कोई और है जिसने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत की है और अब हमारे घर तक आ पहुंचा है। ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत की हमारे घर तक चला है? कमरे की तरफ बढ़ता हुआ इंसान शौर्य नहीं है जानकर सुजान ने राहत तो ली, लेकिन अगले ही पल इस बात के लिए भी परेशान होने लगा कि आखिर कौन है जो शौर्य की जगह हमारे सैनिकों को मार रहा है। कदमों की आवाज कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी एक सैनिक ने आश्चर्य से सबको बताया, उसके साथ संग्राम भी है। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। सुजान ने कहा, संग्राम? मुझे पहले से ही इस पर शक हो रहा था। विश्वास करने लायक है ही नहीं ये इंसान। ये कहते हुए सुजान ने सभी को चौकन्ना होने का इशारा किया। पूरे कमरे में सभी घात लगाए बैठे दरवाजे की ओर देख रहे थे। पूरा कमरा इतना शांत हो गया कि दूर से सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही कमरे के दरवाजे पर आहट हुई, उसके पास खड़ा सैनिक तुरंत तलवार लहराते हुए उसकी ओर बढ़ा। उस सैनिक की तलवार उसके ही हाथ से छीनकर उस योद्धा ने उसके सीने पर अपने दाहिने पैर से जोर से मारा। अगले ही पल दरवाजे की ओर से उड़ता हुआ वो सैनिक कमरे के बीच में गिरा। ये देखते ही सारे सैनिक उस ओर बढ़ गए। सबने देखा संग्राम उस योद्धा के आगे अपनी तलवार लिए खड़ा था। संग्राम ने सुजान की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, यह क्या तरीका है मेहमानों का स्वागत करने का? क्या शील फैमिली मेहमानों का स्वागत तलवार से करता है? वो भी एक ऐसे मेहमान का जो शौर्य को पूरी तरह खत्म कर सकता है।